हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम एनईपी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं जो हमारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और एक चीज़ मैं आपसे और बताना चाहूँगा, अगर आप केवीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो केवीएस के सिलेबस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो एनईपी 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, जैसे कि मूलभूत साक्षरता हो गया, बचपन की देखभाल और शिक्षा, योग्यता आधारित शिक्षा, अनुभवात्मक अधिगम, ये सभी एनईपी के अंदर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से आज का क्लास देखिएगा। एनईपी में जो भी चीज़ें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आज के क्लास में आप बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ें हम जान लेते हैं एनईपी के बारे में। जो एनईपी है, सबसे पहले बात तो आप ये जान लीजिए कि इसकी अध्यक्षता जो है वो के कस्तूरी रंगन ने की थी। ठीक है, और यह जो है 1986 की जगह लेगा। एनईपी 2020 1986 की जगह लेगा। और 1986 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, इसको हम 1986/92 के रूप में भी लिखते हैं। कई जगह ऐसा हुआ लिखा हुआ भी आपको मिल सकता है। इसके पीछे रीजन ये है कि 1986 का जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति था उसको 1992 में संशोधन उसमें कुछ किया गया था, इसलिए 1986/92 इसको लिखा जाता है। और इसी का जगह लेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो एनईपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनेंगे। जो शैक्षणिक ढांचा है, बहुत से लोग यहाँ कंफ्यूज भी हैं, तो बहुत ही आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। एनईपी के पहले 10+2 का कह सकते हैं शैक्षणिक ढांचा था, लेकिन वर्तमान समय में 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर है और 4 पार्ट में इसको, 4 स्टेज में इसको डिवाइड किया गया है जो शैक्षणिक ढांचा है। ठीक है, तो यहाँ जो है पहला स्टेज फाउंडेशनल स्टेज है और इस स्टेज में बच्चा 5 वर्ष रहेगा फाउंडेशनल स्टेज में, जिसमें से 3 वर्ष बच्चा आंगनवाड़ी, प्री प्राइमरी और बाल वाटिका में रहेगा। ठीक, खेल के माध्यम से चीज़ों को सीखेगा। उसके बाद 2 वर्ष रहेगा वह, जब 6 से 8 वर्ष का हो जाएगा, कक्षा पहली में और कक्षा दूसरी में। तो ये हो गया 5 वर्ष +3, यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज जो है 3 वर्ष बच्चा यहाँ रहने वाला है। और इन 3 वर्षों में क्लास 3rd, 4th और 5th में होगा। ठीक है, और उसकी एज होगी 8 से 11 वर्ष। फिर उसके बाद मिडिल स्टेज में जाएगा, 3 वर्ष बच्चा यहाँ भी रहेगा और इन 3 वर्ष में क्लास 6, 7th और 8th की पढ़ाई करेगा। ठीक, उसके बाद आखिरी स्टेज में जाएगा, जो उसका स्ट्रक्चर है उसका आखिरी स्टेज सेकेंडरी स्टेज, और यहाँ बच्चा 4 वर्ष रहेगा, 9th, 10th, 11th, 12th की पढ़ाई करेगा 14 से 18 वर्ष के बीच में। तो यहाँ क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि पहला जो 5 वर्ष का स्टेज है 3+2, इसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया और दोनों को डिवाइड करके 5 के रूप में लिखा गया है। इसको अलग से 3+2 नहीं लिखा गया है। ठीक है, 3 वर्ष बाल वाटिका में और 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 में। ठीक है, इन चीज़ों को आप याद रखिएगा। यही कह सकते हैं शैक्षणिक या पाठ्यक्रम का ढांचा है एनईपी 2020 के अनुसार। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे आप। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 4 स्टेज हैं शैक्षणिक ढांचे के, तो चारों स्टेज में किन किन शिक्षण विधियों से या किस तरीके से पढ़ाई करनी है बच्चों को, उसके बारे में एनईपी में जो दिया हुआ है। ये जो पेज आप देख रहे हैं ये एनईपी के ही कई सौ पन्नों के पेज का एक छोटा सा पेज है और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कि जब बच्चा फाउंडेशनल स्टेज में होगा तो क्या क्या चीज़ें उसको पढ़ाई जाएंगी। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, 5 वर्षीय लचीले बहुस्तरीय खेल, गतिविधि आधारित अध्ययन और ईसीसी के पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र शामिल होंगे। ईसीसी क्या है, कल परसों वाले क्लास में मैंने पढ़ाया था। ईसीसी का अर्थ हुआ ECCE, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया जाता है। ठीक है, जो शैक्षणिक ढांचा है वर्तमान समय का, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है इस बार। लेकिन जो पुराना शैक्षणिक ढांचा था, 3 से 6 वर्ष के बच्चे जो आंगनवाड़ी वाले बच्चे थे, इस ढांचा में, इस स्ट्रक्चर में शामिल नहीं थे। तो यही एक बड़ा परिवर्तन है। और ECCE के माध्यम से इन 3 से 6 वर्ष के बच्चों को, जो पहला स्टेज है 3 वर्ष बच्चे बिताएंगे, इस स्टेज में ECCE के माध्यम से पढ़ाई होगी। ठीक है, चलिए तो फाउंडेशनल स्टेज में आप समझ गए ये सारी चीज़ें होंगी। अब दूसरे स्टेज में जब बच्चा जाएगा प्रिपरेटरी स्टेज में, तो यहाँ किस तरीके से वे पढ़ाई करेगा उसको देख लेते हैं। प्रिपरेटरी स्टेज 3 वर्ष का होगा, फाउंडेशनल 5 वर्ष का है, प्रिपरेटरी 3 वर्ष का होगा। ठीक है, इस
3 वर्ष में जो फाउंडेशनल स्टेज की खेल खोज गतिविधि आधारित शिक्षण शास्त्रीय शैली से वह आगे बढ़ेगा और कुछ हल्के फुल्के पाठ्यक्रम आधारित शिक्षण को भी शामिल किया जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार ज़्यादा औपचारिक लेकिन संवादात्मक कक्षा शैली के जरिए अध्ययन अध्यापन की ओर बढ़ेगी, जिसमें पढ़ने लिखने बोलने शारीरिक शिक्षा कला भाषा विज्ञान और गणित भी शामिल होंगे। यानी कि फाउंडेशनल स्टेज से बच्चा जब प्रिपरेटरी स्टेज में जाएगा तो यहाँ शारीरिक शिक्षा कला भाषा विज्ञान उसके बोलने की शैली पढ़ने लिखने गणित ये सारी चीज़ें शामिल होंगी। अब वह तीसरे स्टेज में जब जाएगा मिडिल स्टेज में, तो मिडिल स्टेज से क्वेश्चन बनेगा और पहले आ भी चुका है। क्या क्वेश्चन आया है मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आया है कि किस स्टेज से नए शैक्षणिक ढांचा के किस स्टेज से बच्चे को अमूर्त अवधारणाएं पढ़ाई जाएंगी। तो जब वह क्लास 6 में जाएगा, यानी कि मिडिल स्टेज में 6, 7th और 8th क्लास में होगा, तो जब क्लास 6 में जाएगा तो यहाँ से अमूर्त अवधारणाओं को पढ़ाना शुरू किया जाएगा। तो ये आप नोट कर सकते हैं। चलिए, तो मिडिल स्टेज में भी 3 वर्ष की शिक्षा होगी, क्लास 6, 7th और 8th की। इसमें विषय विशेषज्ञों के द्वारा विषय की अमूर्त अवधारणाओं पर काम शुरू होगा, जिसके लिए विद्यार्थियों की पर्याप्त तैयारी हो चुकी होगी। यह कार्य विज्ञान गणित कला खेल सामाजिक विज्ञान मानविकी व्यावसायिक विषयों में होंगे। हर विषय में अनुभव आधारित शिक्षण और विषय विशेषज्ञों के आ जाने के बावजूद विषयों के बीच परस्पर संबंध देखने को प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके बाद बच्चा यहाँ 5 वर्ष पढ़ाई कर लिया खेल वगैरह के माध्यम से, फिर कुछ हल्के फुल्के विषय भी शामिल किए गए प्रिपरेटरी स्टेज में। फिर वह मिडिल स्टेज में गया तो अमूर्त रूप से उसको अवधारणाएँ समझाई जाने लगी। अब बच्चा चौथे स्टेज में जाएगा और 4 वर्ष यहाँ व्यतीत करेगा। तो 4 वर्ष में वह क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाला है उसको नोट करिए आप। हाई स्कूल या सेकेंडरी स्टेज में 4 वर्ष के बहुविषयक अध्ययन शामिल होंगे, जो इस स्टेज के विषय उन्मुख शिक्षाक्रमी और शिक्षण शास्त्रीय शैलियों पर आधारित होंगे, लेकिन अधिक आलोचनात्मक सोच जीवन आकांक्षाओं पर अधिक ध्यान और विद्यार्थियों द्वारा विषयों के चुनाव को लेकर अधिक लचीलेपन के साथ होंगे। यानी कि विषयों के चुनाव में लचीलापन किस स्टेज से शुरू होगा, तो चौथे स्टेज में, जहां आप क्लास 9 से ही सब्जेक्ट चूज कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ भी पूछा जाएगा आपसे। विषय विशेष रूप से यदि किसी की इच्छा हो तो ग्रेड 10 के बाद व्यावसायिक या किसी विशेषज्ञता प्राप्त स्कूल में ग्रेड 11-12 में अन्य कोर्स के चुनाव के विकल्प लगातार विद्यार्थियों के लिए बने रहेंगे। तो ये सभी जो पॉइंट्स थे, चारों स्टेज में क्या क्या चीज़ें बच्चे पढ़ेंगे, किस तरीके से पढ़ेंगे, तो यहाँ से भी चीज़ें आपने नोट कर ली होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं। यानी कि जो 10+2 का ढांचा था आज के पहले जिसमें हम लोगों ने पढ़ाई की है, यहाँ 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल नहीं किया गया था। लेकिन जो वर्तमान समय में एनईपी लागू हुआ है, जब से एनईपी के बाद क्या हुआ है, शैक्षणिक ढांचा 4 स्टेज यहाँ डिवाइड किया गया है और इसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। और क्वेश्चन अगर पूछे कि 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं किन तरीके से या किन पद्धति से किस कार्यक्रम के द्वारा इनको पढ़ाया जाएगा, तो ECCE कार्यक्रम के द्वारा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। और इसमें प्री प्राइमरी स्कूल में आंगनवाड़ी और सरकारी स्कूल के टीचर भी ट्रेंड किए जाएंगे अलग से इन बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ECCE आप समझ चुके होंगे कि ECCE में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को शामिल करके आंगनबाड़ी वगैरह के माध्यम से इनको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है FLN, यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान। तो मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान क्या चीज़ है उसको ध्यान से देखिएगा। मूलभूत साक्षरता वो होती है जब बच्चा जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें जो लिखी हुई हैं अपने उम्र के हिसाब से, अपने संज्ञानात्मक स्तर के आधार पे, वह उन चीज़ों को पढ़कर उसका अर्थ समझ पाए। जब अर्थ समझ पाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ, मूलभूत साक्षरता उसने प्राप्त कर लिया। यानी कि समझ के साथ जब पढ़ना शुरू कर लेगा बच्चा। और मूलभूत अंक ज्ञान क्या है? मूलभूत अंक ज्ञान का अर्थ ये होता है कि बच्चा गणित का वास्तविक जीवन में जब प्रयोग करना सीख जाएगा तो कहा जाएगा कि हाँ, उसने मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। सिर्फ 2+2 4 होता है,
यह जोड़ लेना कॉपी पर, यह मूलभूत अंक ज्ञान नहीं कहलाएगा एनईपी के अनुसार। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एफएलएन भी आप समझ गए, इसको डिटेल में भी पढ़ाया गया, नीचे वीडियो है वहाँ से देख सकते हैं आप। उसके बाद आकलन प्रणाली जो होगी, पहले जो आकलन प्रणाली है वर्तमान समय में जो थी वह क्या थी, योगात्मक थी। योगात्मक का अर्थ हुआ कि 100 में से 80 अंक, 90 अंक, 95 अंक, ठीक है, ये क्या है, योगात्मक हो गया। योगात्मक से हटाकर नियमित रचनात्मक आकलन पर अब जोर दिया जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन आपने पढ़ा ही होगा, तो उस पर ही एनईपी में जोर दिया गया है। उसके बाद अगला पॉइंट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर विशेष जोर देता है। ये सभी पॉइंट नोट करते जाइएगा, मक्खन चीज़ें हैं ये सभी। यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्यात्मकता जैसे बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, बल्कि नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना चाहिए। यानी कि मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान ही सिर्फ बच्चे को नहीं होना चाहिए, नैतिकता का भी ज्ञान, सामाजिकता का, भावनात्मक स्तर पर भी उस पर कार्य होना चाहिए और इसका भी विकास करना है एनईपी 2020 के अनुसार। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो पिछली नीतियां थी वे किस पे ध्यान देती थी, शिक्षा से जोड़ने पर, कि बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए। यही उनका उद्देश्य था, मेन लक्ष्य था। क्योंकि जब 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी, आखिरी शिक्षा नीति जो हमारी थी, तो यहाँ उस समय बच्चे विद्यालय तक आ जाएं, यही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो बच्चे विद्यालय आना शुरू कर दिए हैं, गार्जियन भी जागरूक हो गए हैं, तो इसलिए एनईपी 2020 में सिर्फ विद्यालय आने पर नहीं, विद्यालय आने के बाद सीखने पर और भी बहुत सारे विकास करने पर बल दिया गया है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ जो लिखा हुआ देख लीजिए, पिछली शिक्षा नीतियों का जोर मुख्य रूप से शिक्षा तक पहुँच के मुद्दों पर था। 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति से 1992 में संशोधित किया गया था कि अधूरे काम जो संशोधित किया गया था, उस अधूरे काम को एनईपी 2020 पूरा करने का भरपूर प्रयास किया गया है। एनईपी 2020 का उद्देश्य ऐसे इंसान का विकास करना है जो तर्क संगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, लचीलापन उसमें हो, वैज्ञानिक सोच रखता हो, चिंतन रखता हो, रचनात्मक कल्पनाशील हो, ठीक है, और नैतिक मूल्य भी उसमें हों। ऐसे व्यक्ति का विकास करना इसका उद्देश्य है। मूलभूत सिद्धांत जो बड़े स्तर पर शिक्षा प्रणाली और साथ ही व्यक्तिगत संस्थानों दोनों का मार्गदर्शन करेंगे। एनईपी 2020 के जो कह सकते हैं मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको नोट कर लीजिए आप लोग। पहला पॉइंट है सभी बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं की पहचान और उसी के अनुसार उसका विकास करना। यानी कि हर बच्चे की अलग खूबी होती है, कोई कला में बहुत अच्छा होता है, कोई स्पोर्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई साइंस, किसी का मैथ तो किसी का कुछ और, ठीक है, अलग अलग बच्चे, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है, एक्टिंग में अच्छा होता है। तो उसमें जो अंतर्निहित गुण है उसको बाहर निकालकर उसका ही विकास किया जाए। और जैसा कि गांधी जी ने शिक्षा की परिभाषा में बताया है कि शिक्षा का अर्थ ज्ञान को अंदर ठूसना नहीं है, शिक्षा का अर्थ होता है कि अंतर्निहित क्षमताओं का विकास करना। ठीक है, तो उसी के अनुसार एनईपी काम करेगा। दूसरा जो पॉइंट है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को सर्वाधिक प्राथमिकता देना, कि बच्चे बेसिक चीज़ों को सीख लें, मतलब किताब पढ़कर उसका अर्थ समझ लें और गणित के जो जोड़ घटाने गुणे भाग हैं इसको वास्तविक जीवन में उसका प्रयोग कर लें। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बल दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है, बहुत ज़्यादा ठंडी है इसलिए थोड़ा सा चलिए आगे देखते हैं। व्यवस्था में लचीलापन हो ताकि शिक्षार्थियों में उनके सीखने के तौर तरीकों और कार्यक्रमों को चुनने की क्षमता विकसित की जा सके। अगला है अवधारणात्मक समझ पर जोर दे, न कि रटंत पद्धति और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर। ठीक है, सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए या रट कर पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ाई पर जोर नहीं देना है, बल्कि कॉन्सेप्ट समझने पर बल देना है। जैसे कि यहाँ थ्योरी के रूप में आप पढ़ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ रहा होगा चीज़ होगा, लेकिन सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़कर अगर समाप्त कर दें क्लास तो सिर्फ आपको क्या होगा, रटंत प्रणाली होगी परीक्षा के लिए। ठीक है, चलिए रचनात्मक और तार्किक सोच विकसित और प्रोत्साहित करने पर जोर देना है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है 6, नैतिकता, वही मानवीय मूल्य वगैरह ये सब भी शामिल हो, शिष्टाचार वगैरह, स्वतंत्रता, जिम्मेदारी देश के प्रति, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 6वां पॉइंट वो है। 7वां है बहुभाषिकता और अध्ययन अध्यापन के कार्य में भाषा की स्थिति को प्रोत्साहन, यानी कि बहुभाषिकता को
महत्वपूर्ण माना गया है, इंपॉर्टेंट माना गया है बच्चों के सीखने में। अगला पॉइंट है जीवन कौशल जैसे आपसी संवाद, सहयोग, सामूहिक कार्य और लचीलापन, इसका सिद्धांत है। उसके बाद 9वां पॉइंट है सीखने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर, कोचिंग प्रणाली का अंत। जब सीखने के लिए सतत और व्यापक मूल्यांकन होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन का मतलब क्या हो गया कि रचनात्मक रूप से मूल्यांकन होगा, ठीक है। रचनात्मक रूप से मूल्यांकन होगा तो बच्चा ज़्यादा नंबर पाने के पीछे नहीं भागेगा, और ज़्यादा नंबर पीछे नहीं भागेगा तो कोचिंग उसको नहीं जाना पड़ेगा। रचनात्मक रूप से वह विद्यालय में सीख लेगा चीज़ों को। अगला है तकनीकी का यथासंभव प्रयोग करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना एनईपी का मुख्य उद्देश्य है, ध्यान रखिएगा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, यानी कि जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग है, इन विचारों को भी प्रोत्साहित करना है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी की मुख्य विशेषताएं क्या हैं स्कूली शिक्षा के लिए? क्योंकि आप लोग शिक्षक बनने वाले हैं, इसलिए स्कूली शिक्षा के लिए आपका जो टीईटी होगा, केवीएस होगा, सीटेट होगा, सुपर टेट होगा, वहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, ध्यान से नोट करिए। प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा ईसीसी और मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता एफएलएन पर ध्यान केंद्रित करना है इसका विशेषता। दूसरा है ड्रॉप आउट बच्चों को कम करना और स्कूल शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। ड्रॉप आउट बच्चे क्या होते हैं? जिन्होंने एडमिशन लिया, 2-4 दिन स्कूल आने के बाद गायब हो गए, तो ऐसे बच्चे स्कूल आएँ और निरंतर स्कूल आएँ, इस पर ध्यान देना इसकी मुख्य विशेषता में से एक है। तीसरा है सीखना समग्र, एकीकृत, सुखद और आकर्षक होना चाहिए। शिक्षक सशक्तिकरण पर भी बल दिया गया है। न्याय संगत और समावेशी शिक्षा, सभी के लिए सीखना, यानी कि समावेशी शिक्षा, सभी को समान अवसर मिले, इस पर भी बल दिया गया है। मातृभाषा और बहुभाषिकता को महत्व दिया गया है। शिक्षण, सीखने और मूल्यांकन में प्रौद्योगिकी को अपनाना, टेक्नोलॉजी को अपनाना, इस पर इसकी विशेषता है। अब देखिए निपुण भारत मिशन आ गया। निपुण भारत मिशन को अलग से हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ हमारा एनईपी कह सकते हैं कि टीचिंग एग्जाम लेवल का कंप्लीट हो गया है। अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन को देख लीजिए, आपकी तैयारी एनईपी से रिलेटेड कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 के लिए निम्नलिखित में से क्या स्तर होगा? तो यहाँ हो जाएगा प्रीपेटरी स्टेज और फाउंडेशनल स्टेज, यानी कि आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर। ए और सी जो शैक्षणिक ढांचा हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले, उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो पहले फाउंडेशनल स्टेज में बच्चा रहेगा, ठीक है। उसके बाद फाउंडेशनल स्टेज में वह कक्षा 1 और 2 की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका होगा। उसके बाद प्रीपेटरी स्टेज में जाएगा तो कक्षा 3, 4 और 5 की पढ़ाई कंप्लीट कर लेगा। तो वही यहाँ पूछ रहा है कक्षा 1 से 5 के लिए निम्न में से क्या स्तर होगा? तो आरंभिक स्तर और बुनियादी स्तर, प्रीपेटरी और फाउंडेशनल, ए और सी सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में आकलन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? आकलन के बारे में, तो आकलन कैसा होना चाहिए? योगात्मक? बिल्कुल नहीं। योगात्मक जो मैंने आपको बताया कि 100 में से 80 नंबर देना, 90 नंबर देना, ये योगात्मक हो गया, तो योगात्मक पर बल नहीं दिया गया है। दूसरा है एनईपी मानक परीक्षाओं द्वारा विद्यार्थियों का वस्तुनिष्ठ आकलन प्रस्तावित करता है, ये भी बिल्कुल गलत है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है एनईपी 2020 विद्यार्थियों का समग्र आकलन प्रस्तावित करती है, जिसमें विभिन्न प्रकार की विधियों जैसे कि पोर्टफोलियो भूमिका निर्वहन को सम्मिलित किया गया है। इसको होल्ड करते हैं, ये थोड़ा ठीक आंसर है। चौथा ऑप्शन है एनईपी 2020 शिक्षकों को प्रोत्साहित करती है कि वे विद्यार्थियों को ऐसे प्रगति पत्र बनाएं जिनमें उनकी अन्य विद्यार्थियों से तुलना की जा सके। जो वर्तमान समय का प्रणाली है, जब हम लोगों ने 10th-12th क्वालिफाई किया था तो यहाँ हम लोग को मार्कशीट जो मिलता था, रिजल्ट आता था हमारा, तो हमारे घर वाले ही सबसे पहले क्या करते थे, अगल बगल के बच्चों से तुलना शुरू कर देते थे। तो एनईपी 2020 में इस कार्य को बंद करने की बात की गई है कि ये जो बच्चों को मार्कशीट दिया जाता है और तुलना होता है, इसको बंद करना है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा कट गया, तीसरा सही होगा मूल्यांकन के बारे में। अगला है राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे बेहतर ढंग से तब सीखते हैं जब, बच्चे बेहतर ढंग से कब सीखते हैं? चौथा ऑप्शन है एकरूपी और संरचित
पाठचर्या का पालन हो, यानी कि डेली एक ही चीज़ पढ़ाई जाए, बिल्कुल नहीं। उन्हें रटकर याद करने पर आका जाए, बिल्कुल नहीं। विषय गैर संदर्भित हो, बिल्कुल नहीं। निर्देश की भाषा मातृभाषा हो, यही सही आंसर हो जाएगा पहला। मातृभाषा पर बल दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एनईपी 2020 के अनुसार चारों में से कौन सा सही है? पहला है, सभी स्तर पर एक भाषावाद का अभ्यास किया जाना चाहिए, बिल्कुल गलत। एक भाषावाद नहीं, बहुभाषावाद पर बल दिया गया है, ठीक, पहला कट जाएगा इसलिए। दूसरा है, रटकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने पर जोर दिया जाएगा, बिल्कुल गलत। तीसरा है, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रौद्योगिकी के प्रयोग को हतोत्साहित किया जाएगा, बिल्कुल गलत, प्रोत्साहित किया जाएगा। चौथा ऑप्शन है, शिक्षार्थियों को उनके सीखने के पथ और कार्यक्रमों को चुनने के लिए लचीलापन प्रदान किया जाएगा। जैसा कि आपने पढ़ा, जो चौथा स्टेज है, ठीक है, चौथा स्टेज मिडिल सेकेंडरी स्टेज, यहाँ से बच्चे अपने अनुसार लचीलापन होगा, वो अपने अनुसार विषय चुन सकते हैं, ठीक है। तो वही चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा, बाकी तीनों गलत हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बच्चों के मूल्यांकन के लिए किससे और किसकी ओर समावेशन को प्रस्तावित करती है? तो समूह कार्य और स्व आकलन को प्रस्तावित करती है, ध्यान रखिएगा। बाकी मानकीकृत गलत है, मानकीकृत गलत है, ठीक है, और मानव निर्देशित परीक्षा ये भी गलत है, क्योंकि मानकीकृत ऐसा नहीं, एक मानक नहीं निर्धारित होना चाहिए, उसी के अनुसार आकलन होगा, मूल्यांकन होगा, बल्कि समूह कार्य के माध्यम से और स्व आकलन को प्रस्तावित किया गया है एनईपी 2020 में, ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, फटाक से इसको पढ़िए और कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए अपना। इसके बाद 4 और क्वेश्चन है आगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से किसकी वकालत की गई है? शिक्षार्थियों का समग्र विकास करने पर, अनुभवात्मक शिक्षा पर, पाठ्यक्रम सामग्री में कटौती पर, बहुभाषावाद पर। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना होगा कौन कौन सा सही है। सिर्फ पहला दूसरा सही है, पहला ऑप्शन है। दूसरा और चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही है, या पहला दूसरा और चौथा सही है। यह क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्लास में करा भी दिया है मैंने। तो होमवर्क है, क्लास वर्क समझिए होमवर्क, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी ओर बदलाव का प्रस्ताव रखती है? सीखने के लिए अधिगम, रटकर सीखने की प्रक्रिया, पाठ्यक्रम विषय वस्तु में वृद्धि, मानकीकरण। तो यहाँ विषय वस्तु में वृद्धि नहीं करने की बात की गई है, मानकीकरण, ठीक है, यानी कि एक स्टैंडर्ड बता दिया जाएगा और उसी के अनुसार काम नहीं करना है। रटकर भी नहीं सीखना है, यानी कि पहला सही हो जाएगा, सीखने के लिए अधिगम। अगला है 8वां, आकलन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या प्रस्तावित करती है? आकलन के संबंध में विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण, प्रत्यास्मरण आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण, आकलन की योगात्मक विधि, या परीक्षा के लिए अधिगम करना। तो परीक्षा के लिए पढ़ना या सीखना ये गलत है। योगात्मक विधि, ध्यान रखिएगा, गलत है। योगात्मक को एनईपी में समाप्त करने की बात की गई है। प्रत्यास्मरण यानी कि याद की हुई चीज़ों के माध्यम से, वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन हैं, जैसे कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है, तो ये क्या है, ये भी गलत है। तो सही हो जाएगा, विश्लेषण और आलोचनात्मक चिंतन जैसे उच्च क्रम के कौशल का परीक्षण करना प्रस्तावित किया गया है आकलन के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समुदायों से आने वाले विद्यार्थियों के अवधारण के लिए क्या प्रस्तावित करती है? यानी कि जो बच्चे ऐसे जगह से आते हैं जहां उनको बहुत सुख सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, वंचित समुदाय से हैं, तो उनके लिए क्या प्रस्तावित किया गया है एनईपी 2020 में? रटकर सीखना, बिल्कुल नहीं। पाठचर्या व मूल्यांकन का मानकीकरण, बिल्कुल नहीं। प्रदर्शन उन्मुख परीक्षण, बिल्कुल नहीं। संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या, बिल्कुल सही, ठीक है, संदर्भित व अर्थपूर्ण पाठचर्या। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिता को बच्चों के सीखने का एक रुकावट मानती है, बिल्कुल गलत। बहुभाषिता को महत्व दिया गया है एनईपी में। को पूंजी, कक्षा में पूंजी के रूप में देखती है, ये होल्ड करते हैं, ठीक आंसर लग रहा है। तीसरा है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को एक अनावश्यक जटिलता के रूप में देखती है, बिल्कुल गलत। बहुभाषिता को जटिलता के रूप में नहीं देखती है। समावेशी शिक्षा में अवरोध के रूप में देखती है, बिल्कुल गलत। तो यहाँ दूसरा सही हो जाएगा कि पूंजी के रूप में देखती है, ठीक है। चलिए
तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और बाकी इसको कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए क्वेश्चन नंबर 6 सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर आपने सही आंसर बता दिया तो आप मान के चलिए कि NEP आपका तैयार हो गया है। और इसका अगर सही आंसर आपने नहीं बताया तो आप मानिए कि NEP आपको और पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है, सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने देख ली हैं आज के क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 6 फटाक से आंसर करके बताइए। मैं आंसर जब कोई सही आंसर करेगा तो उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा सही आंसर कौन सा है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, नोट्स के भी डिटेल मैं बता दूं, 7905352723 इस नंबर पे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। 290 फीस देकर सभी इंपॉर्टेंट नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। इससे बेस्ट नोट्स मार्केट में आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, इस चीज़ की गारंटी है। आप डेमो भी देख सकते हैं इस नंबर पे मैसेज करके।